हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो कंप्यूटर यानी आईसीटी के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है, बीएड में कोर्स ईपीसी 3 जो कि 2 क्रेडिट की है, और इसी तरीके से डीएलएड में F12 जो कि 4 क्रेडिट का पेपर है, और ये 4 क्रेडिट का पेपर 100 मार्क्स का है। आज 28 मार्च है और आप लोगों की क्लास आज होगी, और आज के बाद 2 दिनों की छुट्टी है यूनिवर्सिटी की। तो इसीलिए मैं आपको आज की जो वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ अभी, वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को इसमें डिलीवर कर सकूँ। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो आपसे करनी है वो यही है कि आज इस वीडियो के बाद आपको जैसी वीडियो लगे काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे इसको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपको सीटेट एस्टेट और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके प्रॉपर्ली। और मैं आज की वीडियो शुरू करूं इसके पहले मैं आपको इसके टॉपिक्स के बारे में बता दूं कि आज क्या क्या टॉपिक्स होने हैं। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर के प्रकार भी 2 तरीके से बांटे गए हैं। पहला मेथड वो है कि साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि जो उसका वर्किंग कैपेसिटी है, जो उसका स्टोरेज है, उसकी फंक्शनिंग है, उसके हिसाब से कंप्यूटर को कैसे बांटा गया है, दोनों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी कहना है कि अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो बैच था 2022 में सीटेट का, जिसमें हमने 90% से ज़्यादा रिजल्ट स्कोर किए हैं, हमारे सारे बच्चों ने दोनों ही पेपर में, जिसने पेपर 1 दिया पेपर 1 में, जिसने पेपर 1 और 2 दोनों दिया, दोनों में उन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद अब हम इस साल के लिए जो फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है सीटेट का, वो 10 अप्रैल से होने जा रहा है। तो उसमें आप लोगों को जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक तो है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं साइज़ के हिसाब से। जो 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं उसके बारे में हमने पहले बात करी थी, उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। उसके अलावा भी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो कार्य प्रणाली के हिसाब से, फंक्शनिंग के हिसाब से जिस तरह 3 तरह से बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो आज के डेट में 5 जनरेशन में कंप्यूटर्स को बांटा गया है। तो हम 5 जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर के 5 जनरेशन कौन कौन से हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं टॉपिक की तरफ, आप लोग ध्यान देंगे। और हाँ, एक बार फिर वही रिक्वेस्ट कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे। ठीक है। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्य के अनुसार कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है: एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेष तौर पर इनको तैयार किया जाता है जिसकी मेमोरी बहुत छोटी होती है, सीमित होती है, और कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी भी होती है। एनालॉग कंप्यूटर में एक नीडल या पिन या सुई कह सकते हैं, कांटा होता है जो परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इसका एनालॉग का जो अर्थ होता है वो कंटिन्यूअस चेंज होता है। मतलब ये कि इसके परिणाम में परिवर्तन आता रहता है, जिसके कारण ये सटीक यानी एक्यूरेट परिणाम नहीं दे पाता, बल्कि अप्रॉक्स रिजल्ट यानी कि लगभग रिजल्ट जो होता है वो प्रदान करता है। इसी वजह से एनालॉग कंप्यूटर का जो परिणाम है उसकी शुद्धता भी कम मानी जाती है। उसको तुलनात्मक रूप से हम डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम एक्यूरेसी वाला कंप्यूटर मानते हैं। इनका जो क्षेत्र होता है वो विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़्यादा है। कंप्यूटर तकनीक में लगातार उन्नत बदलाव होते हुए चले आ रहे हैं लगातार, इसलिए एनालॉग कंप्यूटर की तकनीक बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इसको कंप्यूटर के प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। उदाहरण की बात करें तो स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक, थर्मोमीटर, सिस्मोमीटर और वेट मशीन, वोल्टामीटर, ये सभी हैं। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि स्लाइड रूल्स हैं, इसी तरह से डिफरेंट एनालाइजर है, या तो कैस्टल क्लॉक है, या इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर है। ये सब इसके उदाहरण के तौर पे आते हैं। वाहन की गति मापने के लिए भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर ही है, जिसको स्पीडोमीटर के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। तापमान मापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है, जिसको हम थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग घड़ी की मदद से समय संबंधित जो जानकारी है, टाइम से संबंधित जो भी जानकारी वो हम हासिल करते हैं। वज़न मापने के लिए भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जिसको हम एनालॉग वेट मशीन के रूप में जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसकी क्षमता बहुत कम होती है। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड डिजिटल कंप्यूटर से
तो काफ़ी कम होती है। ये एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है कि वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। एनालॉग कंप्यूटर रियल टाइम डाटा प्रदर्शित करता है, रियल टाइम डाटा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका उपयोग में लाना बहुत आसान है, चूँकि ये आकार में छोटा होता है और तेज़ गति से परिणाम को दिखा देता है। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो गणितीय एवं तार्किक यानी रीजनिंग और मैथमेटिकल जो वर्क होता है, जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हल करने में ये दक्ष बहुत आसानी से है। और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के लिए भी, डिजिटल सिग्नल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी गति भी काफ़ी तेज़ होती है और मेमोरी क्षमता भी गजब की होती है, बहुत अधिक होती है। ये सटीक परिणाम, एक्यूरेट परिणाम देता है और इसमें वो बहुत ही सक्षम माना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है और इनका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो इनका जो परिणाम है, उसकी जो शुद्धता है या उसकी जो एक्यूरेसी है, वो बहुत गजब की मानी जाती है। वर्तमान में जितने ही प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर्स हैं वो इसी प्रकार के हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण कम नहीं है। उनके उदाहरण आपको डिजिटल क्लॉक है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरास है, टैबलेट्स हैं, ये सभी इसी के उदाहरण में माने जाएंगे। एटीएम मशीन, जो आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो एटीएम मशीन का है। डिजिटल कैमरा, इसका भी इस्तेमाल हर सेक्टर में किया जाता है, चाहे मास मीडिया की बात कीजिए, न्यूज़ रूम की बात कीजिए, और यूट्यूब्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सभी जगह, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर कंप्यूटर है। ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं, उन्हीं के प्रकार में ये सब गिने जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का जो उपयोग है वो आमतौर पर किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, इंटरनेट का उपयोग करना हो, वीडियो देखना हो, या इस तरह के डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग है। आज के दौर में छात्र डिजिटल कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, यानी ई लर्निंग जिसको हम कहते हैं, या ई लाइब्रेरी जो होता है, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, रेलवे में और ऐसे अन्य न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहाँ पे इनका जो इस्तेमाल है वो डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषता की बात करें अगर हम, तो इसकी विशेषताएं इसलिए है क्योंकि ये बहुत आसान है। कंप्यूटर का जो उपयोग करना है बहुत आसान है, ये तेज़ गति से काम करता है, इसमें स्टोरेज क्षमता भी गजब की पाई जाती है और मनुष्य डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो ये मनुष्य के हृदय की धड़कन, जिसको हार्ट बीट यानी ईसीजी मशीन जो होती है, उसके द्वारा मापा जाता है। ईसीजी मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है, अच्छा उदाहरण है। धड़कन गिनने का काम जो एनालॉग कंप्यूटर करता है और प्राप्त जानकारी को रिपोर्ट बनाकर प्रिंट करने का काम डिजिटल कंप्यूटर करता है। मतलब कि आप समझ में आ गया होगा आपको कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है? मिक्स फॉर्म है किसका, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और इसका क्या नाम है, एनालॉग कंप्यूटर, दोनों का मिक्स रूप है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही महंगे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं एंड वेरी लार्ज इन साइज़। इस प्रकार के जो कंप्यूटर हैं उनको घर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग ख़ास तौर पर अस्पताल और व्यवसाय में किया जाता है। अगर हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो इनका ढेर सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में देखें तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो होती है वो, या ईसीजी मशीन है वो, पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी है तो जिसमें लगातार डिजिटल फॉर्म में आपको दिखाता रहता है कि क्या बिलिंग आ रहा है, और साथ साथ एनालॉग वाला काम है कि कंप्यूटर को मेज़र करके वो पेट्रोल को मेज़र करके वो आपकी गाड़ी में तेल पहुंचा देता है। सीटी स्कैन वाली जो मशीन होती है जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है वो भी। और अगर हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको एटीएम कहते हैं उसकी बात करें तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक उसकी मशीन आती है, वो भी डायलिसिस की मशीन है वो, और वेंटिलेटर मशीन जो होते हैं वो सभी इसी हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं ख़ास तौर पर। एक होता है लार्ज इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा होता है जनरल पर्पस हाइब्रिड कंप्यूटर, और तीसरा होता है स्पेशल पर्पस हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 तरह के जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं वो होते हैं। इनकी जो विशेषता की बात करें तो ये डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों ही का प्रयोग कर सकता है बड़े आसानी से। इनका जो आकार है उसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से ये बड़ा होता है। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डाटा के साथ काम कर सकता है। इनका उपयोग काफ़ी जगह पर किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है।
हॉस्पिटल में, अस्पताल में हाइब्रिड कंप्यूटर से मरीज़ का इलाज होता है। फ्यूल स्टेशन पे, अगर पेट्रोल पंप की बात करें हम, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियाँ जो हैं उनमें हाइब्रिड कंप्यूटर का सहायता ले करके बड़ी बड़ी गणना वाले काम को किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात करें तो एक बाइनरी लैंग्वेज होता है जिसका बेस 2 है, एक डेसिमल होता है जिसका बेस 10 है, एक ऑक्टल होता है जिसका बेस 8 है, और एक हेक्साडेसिमल होता है जिसका बेस 16 है। लेकिन हम उस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। साइज़ के आधार पर बात करें या आकार के हिसाब से बात करें तो कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर माने जाते हैं जिनकी स्पीड या इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है और अधिक क्षमता भी होती है। ऐसे क्षमता वाले जो कंप्यूटर हैं इनमें क्या होता है, एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं और वे एक से अधिक व्यक्ति को एक साथ कई तरह के कामों को करके पूरा कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगे होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर इनके तुलना में छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति और मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक CPU हो सकते हैं और वो माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में भी बैंकिंग कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, जो कि मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति वाला होता है और अधिक क्षमता वाला होता है, अधिक स्टोरेज वाला होता है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात अगर हम करें तो ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के जो डेटाज हैं वो रखे जा सकते हैं और तीव्रता से इनको प्रोसेस में भी लाया जा सकता है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा रखा जा सकता है। डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल जो होती है, वर्किंग कैपेसिटी, वो भी ज़्यादा है। इनका उपयोग जो होता है बड़ी बड़ी कंपनियां या जैसे कि रेलवे या फिर बैंक, है ना, ऐसी जगहों पर किया जाता है और सरकारी विभागों में भी इसी का इस्तेमाल होता है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर 2 चरणों में इसको हम बांट सकते हैं। एक वो कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है और दूसरा वो कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर की अपेक्षा जो कि आकार में छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर जितना ही छोटा होता है, लेकिन इसको एक स्टडी या टेबल सिस्टम के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्रीफकेस जितना साइज में होता है। ये कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका जो आकार है वो तुलना में काफ़ी छोटा होता है, उन कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। और इस कंप्यूटर में सामान्यतः एक व्यक्ति एक बार में एक काम कर सकता है। ठीक है। इसरो, DRDO और फ्लॉप्स, ये सभी जगहों पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है, इसरो जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन सब जगहों पर सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है, फ्लॉप्स क्या होता है, इसमें भी सुपर कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, वो सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है और इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जाता है। ख़ास तौर पे कुछ उदाहरण का मैं जिक्र करूं, जैसे कि IBM 370, IBM SY390, IBM 4381, CDC साइबर सीरीज़ के कंप्यूटर्स, ICL 39 सीरीज़ के जितने भी कंप्यूटर वो सभी। यूनिवैक की बात करें तो यूनिवैक 1110, यूनिवैक समझ रहे हैं यूनिवैक क्या था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये सभी क्या थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसको हिंदी में बड़ा लोहा भी कहा जाता है, मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही दूसरा नाम बड़ा लोहा भी है। ये कंप्यूटर ज़्यादातर थोक डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे कंप्यूटर का जो उपयोग है वो जनगणना या ऐसी उद्योग के लिए और उपभोक्ता आंकड़ों के लिए उद्यम संस्थान योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की तुलना में छोटा तो होता है, सस्ता भी होता है और कम शक्तिशाली कंप्यूटर है। लेकिन अब पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक महंगा होता है और शक्तिशाली भी होता है। IBM का AS/400E टैबलेट PC, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हनीवेल 200, TI-990 इत्यादि ये सभी मिनी कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। मिनी कंप्यूटर में जो पर्सनल कंप्यूटर है उसकी तुलना में अधिक रैम होता है और स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र को सपोर्ट कर सकता है। मतलब कहने का ये कि एक समय में कई लोग इसका इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले मिनी कंप्यूटर तेज़ गति से काम करता है और एक मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर यानी CPU लगे हो सकते हैं। कि आधुनिक डेस्कटॉप कंप्यूटर या वीडियो गेम कंसोल, लैपटॉप, टैबलेट PC और कई प्रकार के अन्य ऐसे डिवाइसेस आते हैं, उपकरण आते हैं जिन्हें मोबाइल फ़ोन, पॉकेट कैलकुलेटर आदि औद्योगिक एम्बेडेड प्रणालियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर की कार्यविधि को समझे या उसकी पद्धति को समझे तो सबसे पहले हम जानें कि हार्डवेयर कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना है वस्तुतः उसे हम क्या कहते हैं, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हार्डवेयर है। जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है इत्यादि है। और इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो ये कंप्यूटर है उसमें और जो एक मोबाइल फ़ोन है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या अंतर होता है, आपको याद होगा कि इसमें ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जबकि एक स्मार्टफोन के अंदर ये सारी चीज़ इनबिल्ट होती हैं। तो उसमें हमको अलग से मॉनिटर, अलग से प्रिंटर, अलग से माउस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये उससे हाईली टेक्नोलॉजी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर का कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं हो सकता है। वो हार्डवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, संपादित करता है। यानी किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को ही निर्देश दिया जाता है और उसकी आवश्यकता पड़ती है, तब जाके सॉफ्टवेयर अपना कार्य करता है। चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो पेंट की बात करें, वर्ड की बात करें, जो भी है, सारे तरह के सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी न किसी तरह से हार्डवेयर पर डिपेंड करता है और हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर को अपलोड किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की बात करें तो ये जो कार्यप्रणाली उसको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके बारे में चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। उस पर चर्चा भी हम जस्ट करेंगे। ये 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इनपुट। इनपुट क्या है? नंबर 2 है भंडारण। वो क्या है? तो हम सब पे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला नंबर आता है कि इनपुट क्या है। इनपुट मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे कमांड, वो सारी चीज़ जो हम उसको कंप्यूटर के अंदर हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी कुछ करेंगे ना, तो वो इनपुट के माध्यम से ही हम उस तक ये बात पहुंचाएंगे। जो चाहे बाइनरी कोड को समझे, चाहे वो हेक्साडेसिमल को समझे, चाहे वो डेसिमल को समझे, है कि नहीं, वो अलग है। लेकिन इनपुट क्या होता है कि कंप्यूटर में डाटा और अनुदेशन दोनों को डालने के काम आता है। अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण क्या होता है, मतलब डाटा स्टोरेज की बात करते हैं, जिसमें डाटा हम कुछ भी उसको देंगे। तो डाटा क्या होता है? अनुदेशन। डाटा तथा अनुदेशन को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जा सकता है और स्टोर करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग आगे कर सकते हैं। अगर हम इसके बाद तीसरी पॉइंट की बात करें तो वो है प्रोसेसिंग। मतलब वर्किंग करने का जो एक तरीका होगा, हाउ टू डू द जॉब विद द कंप्यूटर, है ना। तो उसके लिए हमको प्रोसेसिंग चाहिए। जैसे CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इनपुट द्वारा प्राप्त जो भी डाटा है, अनुदेशन है, उसके अनुसार अंकगणितीय हो चाहे तार्किक कार्य हो यानी रीजनिंग वाले वर्क हो, वो सभी जो काम होते हैं उसकी सूचना उस तक पहुंचा दी जाती है और उसको बदलना या उसको काम करने में फॉरवर्ड करने के लिए जो आगे प्रक्रिया होती है, वो एक हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस काम को प्रोसेस करता है। ठीक है ना। तो ये तीसरा जो पार्ट है वो प्रोसेसिंग है। मतलब पहला इनपुट हुआ जिसमें हमने कोई चीज़ सूचना दे दी भंडारण में यानी स्टोरेज में। स्टोरेज क्या करता है, उसको लेकर के प्रोसेसिंग तक गया और प्रोसेसिंग ने क्या किया कि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए से, है ना, और हार्डवेयर की मदद से उस काम को प्रोसेस में लाने की प्रक्रिया में चला जाता है।
चाहे वो जैसे भी वर्क हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे रीजनिंग वाले वर्क हो, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन, वो सारे। उसके बाद वो आउटपुट देता है। तो आउटपुट में क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेसिंग वर्क हुआ है, उसके पश्चात जो भी सूचना, उसके बाद जो भी जानकारी है, जो भी रिजल्ट्स है ना, उसका उपयोग करता है, यानी कि जो इस्तेमाल कर रहा है, जो भी यूज़र है, वो उसके समक्ष वो प्रदर्शित हो जाता है या आउटपुट उसको मिल जाता है। तब जा करके क्या होता है, कंट्रोल होता है। मतलब विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त जितने भी उपकरण हैं, उन सभी का अनुदेशन होता है, उन सभी को एक कमांड के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। उन सभी सूचनाओं को नियंत्रित करके और उसके मुताबिक जैसा सूचना मांगा गया है, जिस तरीके से उसको फीडबैक करने को कहा गया है, जैसा प्रोसेस करने को कहा गया है ना। एक डेटा का कई यूज़ हो सकता है, जैसे कि प्लस का भी कमांड दिया गया, मल्टीपल का भी कमांड दिया गया, दोनों मैथमेटिकल अप्रोच के लिए। तो 2 × 3 किया गया तो अलग अप्रोच होगा, 2 + 3 किया तो वो अलग अप्रोच होगा। तो जैसा कंट्रोल करने को कहा गया वैसा कंट्रोल करके वो प्रोसेस करता है ना। तो इस तरीके से पूरा काम करता है। ये 5 जो वर्किंग एरिया है जिसके ज़रिए कंप्यूटर अपना काम भली भांति कर सकता है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का पूरा पूरा भरपूर इस्तेमाल होता है। और इन दोनों ही की मदद से आउटपुट हो या कंट्रोल हो या प्रोसेसिंग हो या इनपुट हो या स्टोरेज हो, है ना, इन पांचों वर्कों को हम 5 तरह से हम कंप्यूटर को बांट लेते हैं और उस तरीके से उस काम को हम करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भंडारण जो होता है या यूनिट जो होता है या मेमोरी जो होता है, जहाँ पे उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक क्या होता है, प्राथमिक होता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक होता है, इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, यानी रोम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये प्राथमिक होती हैं और द्वितीयक होती है। एक सीधे मदरबोर्ड में होती है, से जुड़ी होती है, और एक दूसरा हम अलग से प्रोसेस करते हैं, है ना, जिसको हम हार्ड डिस्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 तरह का क्या होता है कि यूनिट स्टोरेज उसके पास होता है, स्टोरेज उसके पास होता है, या मेमोरी कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें प्राथमिक मेमोरी की, तो क्या होता है, ये कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है उसका हिस्सा होता है, उसके अंदर फिक्स्ड होता है। ठीक है। इसकी जो स्मृति होती है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, हम यूज़ के हिसाब से सारे तरह के काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में होता ही है ना। तो इसको हम अलग से स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जबकि इसकी जो गति है बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है। इसमें तात्कालिक जो परिणाम होते हैं और उसको संग्रहित किया जा सकता है एक अस्थायी मेमोरी के तौर पर। ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर क्या होगा, सूचना भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, रजिस्टर है, उसके बाद हम कह सकते हैं रैम है। ठीक है ना। ये सभी क्या है, उसी का उदाहरण है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। द्वितीयक मेमोरी की बात करें या सहायक मेमोरी की बात करें, तो ये डाटा, सॉफ्टवेयर और अंतिम परिणाम जो भी होता है उसको अस्थायी रूप में सहायक मेमोरी के ज़रिए से पहुंचा देता है, या जमा करता है, या स्टोर कर देता है। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, उसके द्वारा जो डाटा प्रोसेस में आता है ना, उसके पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी तक इसको लाया जाता है, और तब जाके ये अस्थायी मेमोरी में चला जाता है। जैसे कि चुंबकीय डिस्क है, ठीक है, या ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है ना, या फिर हार्ड डिस्क है, ये सभी, या फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है। ये सब कई अलग अलग स्टोरेज में आते हैं, जैसे कि एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टोडेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सभी हैं। और इसमें हमने आपको पहले बताया था पिछले क्लास में, याद होगा, कि जो कंप्यूटर्स की मेमोरी होती है वो 2 के पावर में होती है, जैसे 2 ^ 0, 2 ^ 1, 2 ^ 2, 2 ^ 3, है ना। मतलब 1 GB, 2 GB, फिर 4 GB, फिर 8 GB, फिर 16 GB, फिर 32 GB, इस तरीके से होती है। रैम एक सेमीकंडक्टर चिप होता है जिसको मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, और ये अस्थायी होता है। ठीक है। और ये जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। जबकि अगर रोम की बात करें तो रोम क्या होता है, ये भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप ही है, लेकिन ये होता क्या है कि साथ ही साथ ये अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है। इसको संग्रहित करते हैं, मतलब स्टोरेज करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। ठीक है। डाटा ना तो नष्ट होता है, ना बर्बाद होता है, ना डिलीट होता है, वो स्टोर में रहता है। उसको हम जब चाहे उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ना इसे बदला जा सकता है। ये अपनी ही जैसा, जो डाटा एक बार फिक्स कर दिया वही रहेगा हमेशा, उसको डेटा को चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है। सिस्टम यूनिट, किसी पर्सनल कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है वो उसका मुख्य हार्डवेयर होता है, और सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है, मदरबोर्ड, इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये सभी सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जिसको हम सिस्टम यूनिट का हिस्सा भी कहते हैं, और ये क्या होता है, इस पर मेन सर्किट होती है। मेन सर्किट बोर्ड यही है। इस पर जितना भी सीपीयू है, रैम है, मेमोरी है, और कंप्यूटर के जो भी अन्य उपकरण हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस है, या फिर यूनिट जो भी हो, इनपुट यूनिट्स हो या आउटपुट यूनिट्स हो, या हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, कोई फ्लॉपी ड्राइव हो, डिस्क ड्राइव हो, है ना, साउंड कार्ड हो, ये एट्सेट्रा जो भी है, सभी को मदरबोर्ड से ही जोड़ा जाता है, तभी ये वर्क करता है। ठीक है, मदरबोर्ड इन सब को करवाने के लिए ज़रूरी है। बिना मदरबोर्ड के सहारे इनमें से कोई भी डिवाइस, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, है ना, या स्टोरेज हो, कुछ भी हो, वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, मदरबोर्ड दोनों को समझिए, मदरबोर्ड ही दोनों को जोड़ता है। मदरबोर्ड के ज़रिए से जितना भी हार्डवेयर है उसको सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका हार्ट माना जाता है, उसका दिल माना जाता है, उसका दिमाग माना जाता है, उसका पूरे का पूरा वर्किंग या पूरा कैपेसिटी, पूरा वर्क की जो कैपेसिटी है, उसको नियंत्रित करने का जो वर्क है, या उसको निर्देशित जैसे किया जाए, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाना, उसको कंट्रोल में रखना, है ना, उन सभी को जो है 3 हिस्से में बांटेंगे। एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यानी कि ALU कहते हैं उसको, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाता है वो, ठीक है, और तीसरा होता है मेमोरी रजिस्टर। ये 3 तरह के काम होते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हुए, मेमोरी रजिस्टर से सारी चीज़ों को लेते हुए उसको एनालॉजी वो करता है वो, ठीक है। इसकी गति को जो प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें कंप्यूटर की घड़ी है एक, नंबर 2 सिस्टम बस है, ठीक है ना, तीसरा क्या है, कैश मेमोरी है, चौथा क्या है, CPU एवं अन्य जो भी उपकरण हैं उन सब के बीच एक समन्वय करना, मतलब मैनेजमेंट करना कि कौन कब कितना कहाँ कैसे काम करे, वो एक नियंत्रित श्रृंखला में काम करवाना, ठीक है। और एक वायरस भी होता है जो कि जिसके लिए आप समझ में आ रहा होगा, एंटीवायरस हम हमेशा यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में। इवन आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको हम हमेशा साफ़ करते हैं, हमेशा, है ना, एंटीवायरस उसको हम अपडेट करते रहते हैं। अक्सर टाइम टू टाइम आपको मोबाइल को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो सिमिलरली क्या होता है कि इस कंप्यूटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, कोई वायरस उसको डैमेज कर देगा। तो इसलिए कुल 5 ऐसी चीज़ें CPU को जो जो क्या करती हैं, डिस्टर्ब कर सकती हैं या उसको अच्छा से काम करवा सकती हैं। एक तो कंप्यूटर घड़ी, दूसरा सिस्टम बस है, ठीक है, और तीसरा कैश मेमोरी है, चौथा CPU और अन्य जितने भी उपकरण हैं उन सब के बीच का एक मैनेजमेंट, आपसी बैलेंस, है ना। और लास्ट वन थिंग इज़ डेट, द फिफ्थ वन थिंग इज़ डेट, वायरस, जिसके लिए हम एंटीवायरस को हम इस्तेमाल में लाते हैं और प्रॉपर्ली उसको अपडेट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, जो कि बहुत ही नेसेसरी पार्ट है किसी कंप्यूटर के लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो समझिए कि हर एक टाइम में जो कंप्यूटर थे, उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी, उसके ज़रिए से उसको अपडेट करके इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, कुछ समय पहले तक पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके तकनीक से लिया जाता था, लेकिन आज के वर्तमान टाइम में हम बात करें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का उपयोग को एक साथ जोड़कर तब जा करके उसको जनरेशन में गिना जाता है। अभी हम 5वें जनरेशन की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं। इंटरनेट इस जनरेशन की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया भर के सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया है। और इसमें क्या है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप सभी आकार में ये अवेलेबल है। पेंटियम, परम, नोटबुक, IBM, ये सभी इसके मुख्य उदाहरण हैं। इंटरनेट की सहायता से दस्तावेज, सूचना और पैसे सभी का आदान प्रदान हो सकता है। सोशल मीडिया साइट है, फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया, सारी चीज़ें। इस जनरेशन में जो आकार की बात करेंगे तो लगातार घटता चला गया हर जनरेशन में, और इस कंप्यूटर का इतना उन्नत उपयोग है कि विशिष्ट क्षेत्र में, मूल रूप से अगर हम बात करें, जावा, VB, .NET सभी लैंग्वेजेस की शुरुआत इसमें हो गई है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेटेलाइट है, लॉन्चर्स है, सिग्नल डाटा है। उसके अलावा हम बात करें तो रोबोटिक्स है, साइंटिफिक रिसर्च है ना, शोध कार्य है, सभी जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। ULSI की बात कर लें हम, ठीक है ना, तो इस सभी जनरेशन, इस 5th जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा है।
अब अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वो पहले तीसरे जो जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उससे छोटे साइज में था, अधिक मेमोरी क्षमता थी और विभिन्न नेटवर्क में इसका यूज़ किया जा सकता था। इनका जो इस्तेमाल था VLSI तकनीक से हुआ था और इस पीढ़ी के जनरेशन जो थे उस कंप्यूटर थे वो सस्ते थे, रिलेबल थे, पोर्टेबल थे, डिमांड था इसके मार्केट में, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा था और ये काफ़ी डेवलप्ड थे अपने हिसाब से। हाँ, पाँचवें जनरेशन से कम थे, लेकिन अगर इसकी बात करें क्रे फर्स्ट, क्रे सेकेंड, एप्पल सेकेंड, VX 9000, ये सभी इसके बेस्ट एग्जाम्पल थे। 1975 से लेकर के 1989 तक इसको जोड़ा जाता है। इसमें सेकेंड के अंदर 1 अरब तक गणना ये कर सकता था, जो कि काफ़ी डेवलप्ड था ये। और C++ डाटाबेस, जावा सभी इसके अंदर आ रहे थे। इसमें इस समय तक अगर हम देखें तो अवधारणा, वास्तविक समय, प्रकरण, सभी चीज़ों का उसके अंदर काफ़ी अच्छा समायोजन किया गया था और इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर घर घर तक पहुंच पाए। ये चौथे जनरेशन के अंदर ऐसा हो पाया था। माइक्रो प्रोसेसर का भी उपयोग हुआ था इस पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर में। अत्यधिक छोटा था ये और इसका काफ़ी बड़ा यूज़ था। पहला माइक्रो चिप 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था, जिसका इंटेल 4004 तैयार किया गया था। इस छोटे चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, जिसका इस्तेमाल चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। आप देख सकते हैं उसका फिगर आपके सामने है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें लगभग 5000 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ करके लार्ज स्केल लेवल पर इंटीग्रेशन किया गया था, जिसका निर्माण किया गया था। उस समय तक LSI का विस्तार वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तक किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसकी शुरुआत, जिसमें हजारों IC एक साथ यूज़ किया गया था। तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो थोड़ा महंगा तो था, लेकिन उसका सर्विसिंग आसान था। लेकिन अभी हम आपको जो दिख रहा है BCA, MCA और BTech, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, BBA, MBA, इन सभी कोर्सेज में निःशुल्क रहना सहना, खाना पीना और कॉलेज में एडमिशन तक, सभी में होटल मैनेजमेंट तक, BSc एग्रीकल्चर, BTech सभी में फ्री रहना सहना खाना पीना सभी की सुविधा है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे जनरेशन के लिए। तीसरे जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो पहले 2 जनरेशन से तो छोटा था, पोर्टेबल था, लेकिन महंगा था ही और इसमें AC की आवश्यकता होती थी। जनरेशन में भी गर्म होने को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी छोटे थे, विश्वसनीय थे। IBM 360, IBM 370, CTC 6600, PDP-8, PDP-2 ये सभी इसके उदाहरण थे और इसका जो टाइम है 1965 से लेकर के 1975 तक माना जाता है। प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगाया गया था। माइक्रो चिप्स, प्लॉटर्स, स्कैनर्स सभी का आविष्कार उस वक्त तक हो चुका था, जिसको थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें जो इनपुट आउटपुट था वो कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें स्टोरेज और मैग्नेटिक टाइप्स दोनों का इस्तेमाल हुआ था। मैग्नेटिक डिस्क का भी इस्तेमाल किया गया था। IC चिप सिलिकॉन की बनी होती थी। IC 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे थे जिनका इसमें इस्तेमाल हुआ करता था। वेरी लार्ज की जगह पर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ था। 1958 में जैक वी और रॉबर्ट नॉय ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था इसके अंदर। और इसमें थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी हो रहा था। इसमें पास्कल, बेसिक्स और फोर्ट्रेन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी भाषाओं का इसमें इस्तेमाल हो चुका था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। कोबोल और फोर्ट्रेन जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल भी होने लगा था। सस्ते तो थे, कम एनर्जी भी खा रहा था, लेकिन फिर भी महंगा था ये। असेंबली तथा मशीन लैंग्वेजेस को भी काफ़ी डेवलप किया गया था और इसमें मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क के अलावा सेकेंडरी मेमोरी का भी इस्तेमाल किया गया था। प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब की जगह से ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, जो कि काफ़ी छोटे थे साइज़ में और इसमें बिजली की खपत भी काफ़ी कम होती थी। और ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफ़ी छोटे साइज़ का कंप्यूटर था, बहुत रिलायबल था, बहुत फास्ट वर्किंग करने में था। और इसका जो जनरेशन का टाइमिंग था 1956 से लेकर 1965 तक, 1956 से 1965 तक माना जाता है। और इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रूप में किया गया था।
कंडक्टर भी मेटल से बना हुआ था। और अगर हम पहले जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा साइज़ का था। वो पोर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तो संभव ही नहीं था, जा ही नहीं सकता था। और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, काफ़ी महंगा था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, प्रोसेसिंग काफ़ी धीरे थी, इसका साइज़ बहुत बड़ा था। ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता था, उसी को सपोर्ट करता था। उसके अलावा इसमें क्या था, आउटपुट इनपुट में काफ़ी टाइम लगता था। यूनिवैक फर्स्ट का आकार बहुत बड़ा था, मिलियंस ऑफ सेकंड लगते थे गणना करने में। और इसमें एडसेक था, एडसेक नामक कंप्यूटर का भी निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1949 में किया गया था। और उसमें इस कंप्यूटर में प्रोग्राम जो था वो डाटा संग्रह स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हुआ था, आसान। 1945 में इडवेक के सलाहकार हंगरी के जॉन बॉन न्यूमैन ने संग्रहित किया था इसे। ये तोपखाने की फायरिंग टेबल को मैनेज करता था और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बनाया गया था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जॉन मसली तथा जे प्रेस्पर एक्ट ने बनाया था। इनिएक, इडवेक, इडसेक, यूनिवैक 1 और IBM 701 ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के उदाहरण। ये कंप्यूटर्स सिंगल टास्क यूज़र कहलाते थे और इसमें पहली पीढ़ी में पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसकी प्रोग्रामिंग बाइनरी के लैंग्वेज के ज़रिए से हुई थी। ये 0 और 1 की भाषा को ही समझता था, उसी के द्वारा ये काम करता था और ये काफ़ी धीरे धीरे काम करता था, बहुत स्लो प्रोसेस था। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम वगैरह का इस्तेमाल हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में लगाया गया था। और इसमें 1.5 लाख वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती थी, जो कि सिर्फ AC पर ही चल सकता था। इतने वाट को इन्वर्टर के ज़रिए से नहीं हासिल किया जा सकता था। इसे जोड़ घटाव करने में 200 माइक्रोसेकंड और गुना करने में 2000 माइक्रोसेकंड का टाइम लग जाता था। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल भी किया गया था। इसी की वजह से जब इसको यूज़ किया जाता तो काफ़ी टाइम लगता था। इसका साइज़ भी 30 × 50 फीट का था और ये 30 टन का था। आप वैक्यूम ट्यूब को देख सकते हैं यहाँ पर, और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाया करता था, इस वजह से भी ये काफ़ी स्लो प्रोसेस था। और इसमें जो डेटा भंडारण था मैग्नेटिक ड्रम और चुंबकीय ड्रम से मिलकर बना हुआ था, उसका इस्तेमाल होता था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा